आप सभी को मेरा नमस्कार। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करने में लगे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप अनवरत ही कई सालों से प्रयासरत हैं, तो आपके जब सफलता नहीं मिलती तो बहुत लोग आपकी निंदा करने लगते हैं। तो बिल्कुल भी उस निंदा से मत घबराएं, क्योंकि आपके इन्हीं प्रयासों से जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी, निंदा करने वालों की राय खुद ब खुद ही अपने आप बदल जाएगी। आपने भी देखा होगा कि अगर कितना भी आप कुछ भी किए हो, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, उस दिन सभी आपकी तारीफ करने लगते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल निंदा से ना घबराएं, अपने प्रयासों में बिल्कुल कमी मत छोड़ें और एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपने अपने मन में सोचा है कि मैं सफल होऊंगा, तो आप जरूर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आत्मविश्वास। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा बंगाल, फिर बंगाल के नवाब, उसके अंतर्गत हमने ब्लैक होल की घटना पढ़ी और उसके बाद हम लोगों ने प्लासी का युद्ध पढ़ा। प्लासी के युद्ध में पढ़ा कि रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर देते हैं। प्लासी के युद्ध में किसकी जीत होती है? क्लाइव की जीत होती है। तो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनका जो सेनापति था मीर जाफर विश्वासघात करता है किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। किस लालच में? गद्दे के लालच में। तो यहाँ पर क्लाइव क्या करते हैं? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। बंगाल का नवाब बनाते हैं 1757 में, और 1760 तक मीर जाफर गद्दी पर रहते हैं। इसे मुर्शिदाबाद के एक पर्सन ने मीर जाफर को क्लाइव का गधा का नाम दिया। किसका गधा? क्लाइव का गधा। इसका एक नाम रख दिया कि ये क्या है? क्लाइव गधा है, क्लाइव का गधा है। क्लाइव का गधा इन द सेंस ऑफ कि क्लाइव के सारे आदेशों का ये पालन करता था। अगर बात करें मीर जाफर के कार्यकाल में, अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया। बांटो और राज करो मतलब लोगों में बांट दो, विवाद खड़ा कर दो और खुद राज करो। तो इस नीति को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला। उसके बाद क्या होता है? 22 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है। क्लाइव वापस जाता है तो अस्थायी गवर्नर के रूप में हालवेल आते हैं। हालवेल का जिक्र ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ब्लैक होल की घटना का उल्लेख हालवेल महोदय ने किया था। जब अस्थायी गवर्नर हालवेल आते हैं तो ये मीर जाफर पर डचों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि मीर जाफर ने डचों को संरक्षण दिया है, आरोप लगाते हैं। लेकिन ये आरोप जो है बेबुनियादी होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है हालवेल का? कि मीर जाफर को हटाना है, क्योंकि अंग्रेजों की जो डिमांड्स थी, जो पैसे की लालच था, वो मीर जाफर पूरी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अधिक से अधिक धन चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, जो कि मीर जाफर उसे नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ हालवेल महोदय उनको ब्लेम करते हैं कि डचों को संरक्षण दे रहे हैं। उसके बाद फिर बंगाल के स्थायी गवर्नर आ जाते हैं वेंसीटार्ट, जो कि बंगाल के स्थायी गवर्नर होते हैं। वेंसीटार्ट ये आते हैं और क्या करते हैं? यहाँ पर मीर जाफर को नवाब के पद से हटा देते हैं और उनकी जगह किसे स्थान दे देते हैं? मीर कासिम को। मीर कासिम से कोई टाइप करते हैं और मीर कासिम को गद्दी पर बिठा देते हैं और मीर जाफर 15,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त करते हुए कलकत्ता में रहने लगते हैं। अब गद्दी पे कौन बैठता है? मीर कासिम। किसका स्थान लिया? मीर जाफर का। 1760 पे गद्दी पे बैठते हैं और कब तक रहते हैं? 1763 तक रहते हैं। बात करें मीर कासिम की, तो अली वर्दी खां के बाद दूसरा सबसे योग्य नवाब था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अली वर्दी खां के बाद अगर कोई दूसरा सबसे योग्य नवाब था तो कौन था? मीर कासिम था। मीर कासिम की बात करें तो इसने अपनी राजधानी, जो कि अब तक मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दी। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसने हस्तांतरित किस पर्पस से किया?
तो देखिए मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण, देखिए वहाँ पे ऑलरेडी इतना सारा षड्यंत्र होता था अंग्रेज द्वारा, तो क्या करता था इस षड्यंत्र वाले वातावरण से दूर रहना चाहता था। पहली चीज़ है मुर्शिदाबाद से, इसीलिए मुंगेर गया। तथा कलकत्ता से दूर होने के कारण, अभी कलकत्ता से दूर होने के कारण वहाँ पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी न्यूनतम था। जब ये मुंगेर चला गया, अब यहाँ पे षड्यंत्र भी था और अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी अधिकतम था। जब मुंगेर गया तो यहाँ अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी न्यूनतम हो गया और यहाँ पर कोई षड्यंत्र भी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ मीर कासिम की बात करें तो मीर कासिम बहुत से अच्छे कार्य करने लगता है, जैसे मुंगेर में ही तोप बंदूकें बनाने का कारखाना स्थापित करता है और भी अच्छे कार्य करता है। यहाँ पर एक बिहार का उप सूबेदार होता है राम नारायण। ठीक है, मीर कासिम ने बिहार के उप सूबेदार राम नारायण, जिसे क्लाइव का क्या था, संरक्षण प्राप्त था, कंपनी से कहता है कि आप राम नारायण को हमें सौंप दो। तो उस समय गवर्नर कौन होता है, वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट क्या करता है, राम नारायण को मीर कासिम को सौंप देता है और मीर कासिम क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है, उसका वध कर देता है। उसके बाद अगली घटना क्या होती है, पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख, जो पटना व्यापारिक कोठी थी उसके प्रमुख थे एलिस। एलिस क्या करते हैं, पटना पर आक्रमण करते हैं और उस पर अधिकार कर लेते हैं। जब अधिकार कर लेते हैं तो मीर कासिम जवाब देते हैं और तुरंत ही जाकर वहां पर आक्रमण कर क्या करते हैं, एलिस को पराजित करके उसकी हत्या कर देते हैं। अब जब ये घटना होती है तब यहाँ पर अंग्रेज काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं, उसकी पटना की घटना के कारण बहुत ही अंग्रेज रुष्ट होते हैं और तुरंत क्या करते हैं कि मीर कासिम को पद से हटाकर पुनः किसे नवाब बना देते हैं, मीर जाफर। अब देखिए मीर जाफर दूसरी बार यहाँ पर नवाब बनता है, 1763 में बनता है और 1765 तक रहता है। पटना की घटना के कारण मीर जाफर को नवाब तथा मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। अब देखिए यहाँ पर जब पटना की घटना हुई, अंग्रेज रुष्ट हुए, तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को पद से हटा दिया और मीर जाफर को उसकी जगह बिठा दिया और यहाँ पर क्या किया, मीर कासिम के विरुद्ध क्या हुआ, युद्ध की घोषणा कर दी। और यही अभी आगे आप एक युद्ध पढ़ेंगे, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर मीर जाफर जब पुनः नवाब बनाए जाते हैं तो ये एग्री हो जाते हैं कि आप मुझे सिर्फ नमक कर देना, 2 सही 1/2 मतलब लगभग 2.5% मुझे नमक कर देना, उसके अलावा आप सभी करों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सिर्फ नमक टैक्स लेने की बात करते हैं, बाकी कहते हैं आप सभी करों से मुक्त हो जाएंगे। पटना की घटना के कारण बक्सर की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। बक्सर जो कि कहाँ पर है, पटना में है। 22 अक्टूबर 1762 को बक्सर का युद्ध होता है। अब बात करते हैं बक्सर की युद्ध की, तो पटना की घटना के कारण क्या होता है, मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया जाता है और मीर कासिम के विरुद्ध क्या होता है, युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। मीर कासिम अंग्रेजों को चेतावनी देता है कि आप ये युद्ध बंद कर दो। जब वो चेतावनी को नहीं मानते हैं, युद्ध को नहीं बंद करते हैं, तो मीर कासिम क्या करता है, एक अधिकारी उसमें होते हैं समरू, उनके एक अधिकारी होते हैं समरू की सलाह पर उनके पास कुछ अंग्रेजी बंदी होते हैं, उनकी हत्या कर देता है। उनकी हत्या करने के बाद वो पहुंच जाता है कहाँ, अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब उस समय कौन है, सुजाउद्दौला। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास जब मीर कासिम पहुंचते हैं तो वहां पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित होते हैं। तो यह तीनों के बीच में एक समझौता होता है, किसके बीच में, मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच में समझौता होता है। और इन तीनों की संयुक्त सेना कहाँ पहुंच जाती है, बक्सर, जो कि पटना के निकट है, बक्सर के मैदान में पहुंच जाती है। अब एक तरफ क्या है, मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे हैं हेक्टर मोनरो। दोनों ही सेनाओं के बीच में संघर्ष होता है, युद्ध होता है और उसमें फाइनली
हेक्टर मुनरो की विजय होती है, मीन्स अंग्रेजों की विजय होती है। जब ये पराजित होते हैं तो मीर कासिम दिल्ली भाग जाता है और वहीं पर 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय दोनों ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। दोनों ही क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। और बात करें तो अब यहाँ पर क्या था कि अगर हम बात करें कि प्लासी का युद्ध की बात करें तो प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने क्या किया था? षड्यंत्र किया था। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने षड्यंत्र कर विजय प्राप्त की थी। लेकिन अगर बक्सर के युद्ध की बात करें तो यहाँ पर क्या था? इनकी आधुनिकता और इनके स्ट्रेटजी, आधुनिकता और स्ट्रेटजी के माध्यम से उन्होंने इस युद्ध को जीता था। तो एक तरफ क्या है? प्लासी का युद्ध जो कि षड्यंत्र करके जीता था, और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, आधुनिकता, इन सब चीज़ों के माध्यम से इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। बात करें इसी युद्ध से, बक्सर के युद्ध से ही वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। तो क्वेश्चन अगर बन जाए निम्नलिखित में से किस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों की या ब्रिटिश प्रभुसत्ता वास्तविक रूप से कब स्थापित हुई थी? तो बक्सर के युद्ध से ही वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी, क्योंकि मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट, इन सब की संयुक्त सेना को पराजित किया था। किसने? हेक्टर मुनरो, जो कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होती है तो इनके स्थान पर बंगाल का नवाब बना दिया जाता है नमजुद्दौला। नमजुद्दौला जो कि 1765 से 1766 तक गद्दी पर रहता है, जो कि मीर जाफर का अल्पवयस्क का पुत्र होता है, कम आयु का पुत्र होता है। इसे गद्दी पर बिठा लिया जाता है। इस समय सारे अधिकार किसके पास होते हैं? अंग्रेजों के पास होते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो अंग्रेजी कंपनी के पास सारे अधिकार होते हैं। तो आज हमने पढ़ा, यहाँ से हमारे बंगाल के नवाब कंप्लीट होते हैं। हमने बक्सर का युद्ध की चर्चा की। अब यहाँ से हम लोग जब ब्रिटानी या कहें ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई है, तो अब यहाँ ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो बंगाल के गवर्नर पढ़ेंगे। उसके बाद धीमे धीमे हम इसी तरीके से आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें। आपने नोट्स बनाया होगा, जिन लोगों ने नहीं बनाया है नोट्स बनाएं और इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।